Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांग जी अपने साथ जो कुछ भी हुआ उस हादसे से थोड़ा डर चुका था। ऊपर से उसने विंग की बातें जब सुनी तब उसे और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वांग जी एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन था। उसकी सिक्स सेंस हद से ज़्यादा एक्टिव रहती थी। नींद में विंग का किया गया एक छोटा सा मूव भी जब वांग जी पहचान लेता था और अपने आसपास होने वाली हर एक्टिविटी के लिए वो अवेक रहता था। ऐसे हालत में ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद वांग जी को कुछ पता ही नहीं चला। वांग जी को ये सब चीज़ें बहुत वियर्ड लग रही थी। क्या सच में वो सो चुका था, वो बेहोश था, या उसके साथ कुछ अलग ही हो रहा था। खैर, वांग जी परेशान था, पर विंग वहाँ मौजूद था उसे कंफर्ट फील कराने के लिए। इसीलिए वांग जी कहीं ना कहीं काम डाउन हो चुका था। उसने विंग को वैसे ही अपने बाहों में पकड़ के रखा था और वो दोनों भी बेड पर लेट चुके थे। विंग ने उस फ्लूट को ऑलरेडी बेड साइड टेबल पर रख दिया था और वो भी अब वांग जी के साथ उसी के बाहों में सोने के लिए रेडी था। विंग जानता था कि वांग जी थोड़ा परेशान है, इसीलिए वो भी अपने ओमेगा पर कार्मिंग फेरोमोन्स को रिलीज करता है, जिससे उसका अल्फा काम डाउन हो जाए और सो जाए। ये तरीका हमेशा की तरह आज भी वर्क कर जाता है और बहुत जल्द वांग जी नींद की आगोश में जा चुका था। विंग जैसे ही ये महसूस करता है वो उठ जाता है। खुद को फ्रेश करके वो वापस से बेड पर आता है। उसने खुद पर और वांग जी पर ब्लैंकेट कर ली थी और अब वो दोनों भी सो चुके थे। करीबन रात के 3 बजे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है नाइट में। विंग और वांग जी दोनों भी पीसफुली सो रहे थे। अचानक पता नहीं कैसे पर वांग जी की आँख खुल जाती है। वो उठकर अपने आसपास देखने लगता है। वांग जी को अचानक नींद में ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई उसे और विंग को देख रहा है या शायद घूर रहा है। नॉर्मल पीपल का भी सिक्स सेंस इतना अच्छा होता है कि अगर हमें कोई नींद भी घूरे तो पता चल जाता है और हमारी आँख अपने आप ही खुल जाती है। ऐसा ही कुछ वांग जी को फील हो रहा था, इसीलिए उसकी भी आँखें खुल चुकी थी और वो अचानक एक झटके से उठ के बैठता है और अपने आसपास पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाने लगता है। पर उस कमरे में कोई भी नहीं था सिवाय विंग के, जो पीसफुली साइड में सोया हुआ था। वांग जी देखता है कि बालकनी के ग्लास डोर से बहुत ब्यूटीफुल मूनलाइट आ रही है। ये जंगल एरिया था, इसीलिए जानवरों की आवाज़ें और जंगल से गुजरते उस शांत हवा का झोंका जो आवाज़ और सिहरन पैदा करता है, हर रात की तरह वही माहौल आज भी बना हुआ था। वांग जी जो अब पूरी तरीके से उठ चुका था, उसे पता नहीं क्यों पर लेटने का दिल नहीं कर रहा था। वो बेड से नीचे उतर जाता है और अपनी बालकनी का डोर ओपन करके सीधा बाहर निकल जाता है। उसने अभी भी उस बालकनी के ग्लास डोर को ओपन ही रखा था। वो बाहर ग्रिलिंग की तरफ जाकर नाइट व्यू को एंजॉय करने लगता है। थोड़े ही दिन में फुल मून नाइट थी, इसीलिए मून आसमान में थोड़ा हाफ बट ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। नाइट का फॉरेस्ट व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल था। रात थी, इसीलिए पूरा एरिया सुनसान था। ऊपर से ये जंगल एरिया था और नाइट में जानवरों का डर रहता था, इसीलिए सारे गार्ड्स भी सिंपली अपने अपने कॉटेज में ही रहते थे। इस पूरे मेंशन का सिक्योरिटी सिस्टम वांग जी ने हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखा था। एक तो ये बीच का फॉरेस्ट का एरिया था, इसीलिए जानवरों का डर हद से ज़्यादा रहता था। ऊपर से वांग जी के और विंग के पर्सनल दुश्मन भी कुछ कम नहीं थे और वांग जी सबसे विंग को प्रोटेक्ट करवाना चाहता था, इसीलिए उसने ऑलरेडी सारे मेंशन को और विंग को बहुत सिक्योर रखा था। वांग जी के लिए विंग उसकी दुनिया था। जब से उसने विंग को पहली नज़र देखा था, तब से ही वांग जी जैसा सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी विंग के लिए पागल हो चुका था। उनकी लव स्टोरी काफ़ी सिंपल थी। विंग एक अनाथ ओमेगा था जो वांग जी के लिए
या यूँ कहा जाए लैंस कॉरपोरेशन में वर्क करने के लिए आया था। विंग बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए उसे आसानी से लैंड कॉरपोरेशन में वर्क मिल भी चुका था। उसे वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट बनाया गया था। जब विंग वर्क के पहले ही दिन वांग जी के सामने आया और वांग जी ने विंग का वो ब्यूटीफुल फेस देखा, वांग जी उसी वक्त विंग पर अपना दिल हार गया। दुनिया के लिए रूड, कोल्ड, एरोगेंट, इगोइस्टिक पर्सन विंग के लिए और उसका प्यार हासिल करने के लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी था। विंग को पहले तो वांग जी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी। सेकंड, विंग ये जानता था कि वो कहाँ से आया है। वांग जी जैसे हाई क्लास पर्सन से विंग का कोई भी मैच नहीं है, पर वांग जी को इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे विंग अपनी लाइफ में चाहिए था। इसीलिए विंग को मनाने के लिए वांग जी ने हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश की। फाइनली विंग वांग जी के प्यार के लिए मान ही गया और उसके सामने झुक ही गया। वांग जी ने पूरी दुनिया के सामने विंग को प्रपोज किया था और विंग ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। बाद में उन दोनों ने भी शादी कर ली। शादी को लगभग 3 से 4 साल बीत चुके थे, पर एक पल के लिए भी विंग और वांग जी का प्यार एक दूसरे के लिए कम बिल्कुल नहीं हुआ था। इनफैक्ट फर्स्ट सिर्फ वांग जी ही विंग से प्यार करता था और बाद में विंग खुद भी वांग जी से पागलों की तरह प्यार करने लगा। आज सिचुएशन ऐसी थी कि वो दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं जी पाते थे। वांग जी जो लैंस का इकलौता हायर था, उसके पेरेंट्स की डेथ जब वो लगभग 15 साल का था तब भी हो चुकी थी। उसके बाद लैंड कॉरपोरेशन को वांग जी का नाम मिल गया और वांग जी को लैंड कॉरपोरेशन की ओनरशिप और सीईओ की पोस्ट। बच्चा होने के बावजूद भी वांग जी ने लैंस कॉरपोरेशन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया था। ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई नहीं था और विंग के आने के बाद वांग जी ने विंग को अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। विंग की भी लाइफ में बचपन से ही कोई नहीं था, वो अनाथ था, इसीलिए उसने भी वांग जी को अपनी पूरी दुनिया बना लिया। विंग को खुश करने के लिए अगर वांग जी आज पूरी दुनिया भी विंग के कदमों में रख सकता था तो वही विंग वांग जी के लिए अपनी जान तक दे सकता था। वांग जी अभी अपने दिमाग में विंग के ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो बाहर की तरफ देख रहा था और विंग को सोचते हुए उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। वो अभी अपने ख्यालों में डूबा हुआ ही था, तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कुछ मूवमेंट हुई है। अचानक जब वांग जी पीछे पलटता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसका ब्यूटीफुल ओमेगा विंग खड़ा है, जिसकी आंखें आधी खुली आधी बंद है। मतलब विंग अभी भी हाफ स्लीप कंडीशन में है और शायद उसने बस वांग जी की उस वार्मनेस को खो दिया, इसीलिए वो उठकर यहाँ आया है। वांग जी को विंग ऐसी कंडीशन में भी बहुत क्यूट लग रहा था। वो विंग की तरफ देखता है और उसके फेस पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, माय ब्यूटीफुल वाइफ, तुम उठ क्यों गए और यहाँ क्यों आ गए? विंग अपनी स्लीपी वॉइस में वांग जी से कहता है, वो तुम यहाँ क्यों आए? मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से मैं उठ गया। जैसे ही वांग जी विंग का ये क्यूट रिप्लाई सुनता है, वो तुरंत विंग के वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को डालता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ओह, तो इस बनी को मैंने जगह दिया? हाँ, मुझे माफ़ कर दो। विंग वैसे ही वांग जी के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, चलो, मुझे नींद आ रही है, तुम क्यों यहाँ उठ के आ गए? वांग जी डीप ब्रेथ लेता है और वो विंग को अपने और करीब खींचते हुए कहता है, तो बनी को लायन के सिवा अब नींद भी नहीं आती। विंग वांग जी की तरफ थोड़ा स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, कौन सी नई बात है? इतना बोलकर विंग अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक के अराउंड रैप करने ही वाला था, तभी विंग को कुछ फील होता है और वो ऊपर देखता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, विंग 2 पल के लिए डर गया था और अचानक विंग को एक स्ट्रॉन्ग पावर विंग और वांग जी के बीच में फील होती है और जिससे विंग सीधा पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है।
जैसे ही ऐसा होता है वांग जी टोटल शॉक हो चुका था, क्योंकि उसके भी हाथ विंग के वेस्ट के अराउंड थे और उसने भी एक स्ट्रॉन्ग पावर फील की थी, पर वांग जी को बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई। पर विंग उस पावर से इतना इफेक्ट हुआ था कि वो सीधा पीछे जाकर नीचे गिर चुका था और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था अपनी शॉकिंग आईज से। विंग की आईज इतनी वाइड एंड ओपन थी जैसे उसने क्या ही देख लिया हो। वांग जी जैसे ही विंग की हालत को फील करता है वो तुरंत विंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर फर्स्ट टाइम इन लाइफ विंग वांग जी से डर रहा था। इनफैक्ट वो पीछे की तरफ खिसक रहा था और अपने हाथ को आगे करते हुए वो वांग जी को रोक रहा था। उसके मुंह से डर से वॉइस तक नहीं निकल रही थी। उसका पूरा फेस पसीने में भीगा हुआ था और वो वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा पैनिक आईज से देख रहा था। वांग जी जब विंग का ये रिएक्शन देखता है वो टोटली शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग ने इससे पहले ऐसी हरकतें कभी नहीं की थी। विंग ज़मीन पर पीछे की तरफ खिसक रहा था और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से सिवाय र, 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 आ, 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 इसके आगे कुछ निकल ही नहीं रहा था। वांग जी बहुत डर गया था विंग को ऐसे देखकर। ऊपर से विंग वांग जी को अपने पास भी नहीं आने दे रहा था। ऐसे ही 2-3 मिनट के बाद विंग वही अनकॉन्शियस हो चुका था। वो सीधा नीचे गिर चुका था। उसके फेस पर अभी भी वही पैनिक रिएक्शन था। वांग जी इसे देखकर टोटली शॉक हो चुका था। वो भागते हुए विंग के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वो तुरंत विंग को बेड पर लेटा देता है और बेड के साइड टेबल पे जो पानी का जग रखा हुआ था उसे उठाकर विंग के फेस पर हल्के हाथ से पानी मारने लगता है और विंग को कॉन्शियस करने की कोशिश करने लगता है। पर विंग शायद हद से ज़्यादा डर चुका था, इसीलिए वो होश में नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो तुरंत अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। रात का वक्त था, इसीलिए फर्स्ट रिंग में तो वो डॉक्टर कॉल नहीं पिक करता, पर वांग जी जब बार बार उसे लगातार कॉल करता है तब वो डॉक्टर फाइनली 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद कॉल पिक कर ही लेता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, हु इज़ दिस? वांग जी पैनिक होते हुए कहता है, हुसैन विंग बेहोश हो चुका है, वो उठ भी नहीं रहा, प्लीज़ आ जाओ हुसैन, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, पता नहीं मेरे विंग को क्या हो गया है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। वांग जी की इतनी वरीड वॉइस सुनकर और वो भी इतनी रात को, हुसैन पूरी तरीके से जग चुका था और वो अपने बेड पर बैठ जाता है। वो वांग जी को थोड़ा काम करने की कोशिश करते हुए कहता है, वांग जी शांत हो जाओ, हुआ क्या है और क्या हुआ विंग को? वांग जी का रिप्लाई आता है उतनी ही पैनिक वॉइस में, वो बेहोश हो गया है, वो उठ नहीं रहा, मैं पानी मार रहा हूँ फिर भी उठ नहीं रहा, प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे विंग को क्या हो गया है। हुसैन जो वांग जी का फैमिली डॉक्टर था, जिसका पूरा नाम नी हुसैन था, वो जानता था कि वांग जी विंग के लिए कितना पागल है। वो तुरंत वांग जी से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं निकल रहा हूँ, मुझे आने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, तब तक विंग को हो सके उतना काम रखो और अगर वो बेहोश है तो उसे उठाने की कोशिश मत करो, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर हुसैन तुरंत अपने बेड से नीचे उतरता है और अपने आल्फा को भी उठाने लगता है जो साइड में ही लेटा हुआ था। हुसैन वेनमिंग को शेक करते हुए कहता है, वेनमिंग उठो, निंग उठो। जैसे ही वेनमिंग इतनी रात को नी हुसैन को उसे जगाते हुए देखता है, वो अपनी स्लीपी आईज से हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या है, सोने दो ना। हुसैन अपनी वरीड वॉइस में कहता है, वो विंग को पता नहीं क्या हो गया है, वांग जी का कॉल आया है, चलो हमें जाना होगा, बहुत रात है, मैं अकेले तो नहीं जा सकता ना, वैसे भी उसका घर बहुत ज़्यादा आउटसाइड में है। जैसे ही ये बात वेननिंग सुनता है वो भी तुरंत खड़ा हो चुका था, क्योंकि नी हुसैन, वेननिंग, विंग और वांग जी ये तीनों भी फ्रेंड्स थे, चारों भी फ्रेंड्स थे। वेननिंग तुरंत अपने आप का हुलिया ठीक करता है सेम एज नी हुसैन और वो दोनों भी वांग जी के घर की तरफ निकल जाते हैं। करीबन सुबह के 5 बज चुके थे और वेननिंग
और हुसैन भी वांग जी के उस ब्यूटीफुल विला में पहुंच चुके थे। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। वांग जी उसके पास ही था और घर के बहुत सारे सर्वेंट्स और मेड भी विंग और वांग जी के बेडरूम में थे। जैसे ही गार्ड देखता है कि नी हुसैन और वेन्निंग आ चुके हैं, वो तुरंत भागते हुए उन दोनों के पास जाता है और उन्हें घर के अंदर लेके जाता है। विंग और वांग जी अभी रूम में थे, इसीलिए वेन्निंग और नी हुसैन तुरंत भागते हुए रूम के अंदर आता है। नी हुसैन तुरंत वांग जी को साइड करके विंग के पास बैठ जाता है। विंग अभी भी अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। वेन्निंग जो साइड को खड़ा हो चुका था और वांग जी को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वही नी हुसैन अपने डॉक्टर्स के कुछ इक्विपमेंट निकालता है और वो विंग को चेक करने लगता है। विंग के फेस पर अभी भी वो शॉकिंग रिएक्शन देखा जा सकता था। मतलब विंग का फेस पूरा पेल पड़ चुका था, पर क्योंकि नी हुसैन एक डॉक्टर था, वो समझ चुका था विंग ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो उसने कभी भी अपनी लाइफ में सोचा तक नहीं होगा। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, इसे एग्जैक्टली हुआ क्या और ये बेहोश कैसे हो गया? वांग जी, जिसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा था और जो ऑलमोस्ट रोने की कगार पर था, वो नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं उसे क्या हुआ, हम दोनों तो बस बातें कर रहे थे और वो मेरे पास आकर मुझे हक करने वाला था, तभी कुछ हुआ, कुछ वियर्ड हुआ। मतलब मैं भी नहीं जानता, पर मैंने कुछ महसूस किया और बाद में विंग मेरी तरफ बहुत शॉकिंगली देखा और वो गिर गया। उसके बाद वो पागलों की तरह हरकतें कर रहा था और मुझे अपने पास आने से रोक रहा था और बाद में वो बेहोश हो गया और तब से मैं कब से उसे उठा रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रहा। वेन्निंग जो वांग जी को संभाल रहा था, वो वांग जी को देखते हुए कहता है, कुछ वियर्ड, मतलब क्या एग्जैक्टली? वांग जी अभी विंग के लिए इतना परेशान था कि उसे खुद का कोई भी होश नहीं था। वो वेन्निंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो डर रहा था, वो मुझसे डर रहा था और मुझसे दूर जा रहा था और मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहा था। बाद में वो बेहोश हो गया। प्लीज़ हुसैन, उसे जगाओ ना, उसे उठाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे विंग को क्या हो गया? नी हुसैन एक स्ट्रॉन्ग ब्रीथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, काम डाउन। इसने शायद कुछ ऐसा देख लिया है जिससे ये हद से ज़्यादा डर गया, शायद इसे पैनिक अटैक आया होगा। वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, पैनिक अटैक? पर विंग को कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई ही नहीं कि उसे पैनिक अटैक आए, और विंग को आज से पहले तो कभी पैनिक अटैक आया ही नहीं, तो अचानक आज कैसे आया? और वो डरा किससे? मुझसे? पर मुझसे क्यों डरेगा वो? तब हुसैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या जब तुम दोनों बात कर रहे थे तब तुम्हारे पास कुछ आसपास मतलब कुछ था? वांग जी नी हुसैन की तरफ थोड़ा नैरो आइज करते हुए देखता है और कहता है, रात को 3 बजे हमारे रूम में हम दोनों के अलावा और कौन होने वाला है? तुम तो जानते हो ना, जब मैं विंग के साथ रहता हूँ तब इस मेंशन में भी किसी को नहीं रखता, तो हम दोनों के बीच में रात को कौन आएगा? नी हुसैन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, तुमने कहा कि तुम बालकनी में थे। वांग जी अपने हेड को नोट करता है। तब हुसैन कहता है, हो सकता है उसने जंगल में कुछ देख लिया हो जिससे वो डर गया हो। वांग जी ने हुसैन और वेन्निंग को अपनी पूरी सिचुएशन डिटेल में बताई थी, वो कहाँ थे, कैसे खड़े थे, इसीलिए नी हुसैन ये बात बोल रहा था। वांग जी हुसैन की तरफ देखता है और कहता है, इस जंगल में? पर जंगल में क्या है? मतलब मैं भी उस वक्त वहाँ था और मैं भी जंगल में ही देख रहा था, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो अचानक विंग को दिखाई दिया और वो इतना डर गया। हुसैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अब जब ये होश में आएगा तभी पता चलेगा, उसके सिवा हम भी कुछ बोल नहीं सकते। पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसे फर्स्ट टाइम अचानक पैनिक अटैक कैसे आया, ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना ज़्यादा डरा गई कि इसके पैनिक मोड को उसने ट्रिगर कर दिया और ये इतना डर गया। वांग जी अपने हेड को नोट करता है और अपनी वरीड ट्यून में हुसैन से पूछता है, ये कब तक उठेगा? हुसैन विंग की तरफ देखता है और कहता है, कम से कम 2 से 3 घंटे तो भी ये नहीं उठेगा। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और हुसैन से कहता है, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, मैं यही रुकता हूँ और इसका ख्याल रखता हूँ, तुम दोनों जाओ और अपने रूम में रेस्ट करो। एक्चुअली विंग और वांग जी के
बहुत कम दोस्त थे, या यूँ कहा जाए सिर्फ यही 2 दोस्त थे। इसीलिए विंग और वांगजी और वेन्निंग और नी हुसैन अक्सर नाइट आउट करते रहते थे। इसीलिए उन चारों के भी रूम्स इस हवेली में, मतलब यूँ कहा जाए इस मैंशन में अवेलेबल थे। मतलब विंग और वांगजी का अलग और हुसैन और वेन्निंग का अलग। हुसैन और वेन्निंग वांगजी की तरफ देखते हैं और वेन्निंग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, अपना भी ख्याल रखो और थोड़ी देर सो जाओ, तुम भी रात से जाग रहे हो, डरो मत, विंग को कुछ नहीं होगा, अब तो हम भी है ना यहाँ। वांगजी नोट करता है और वो जाकर विंग के दूसरे साइड लेट जाता है। वेन्निंग वांगजी पर भी कंबल ढक देता है और वो दोनों भी विंग और वांगजी को रूम में छोड़कर बाहर जा चुके थे अपने रूम की तरफ। अब वो दोनों भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेते हैं। वही 9 बज चुके थे। आज इस मैंशन में पूरी तरह शांति थी, क्योंकि सारे मेट्स जानते थे कि रात भर वांगजी जागा हुआ है और विंग की भी कंडीशन ठीक नहीं है। इसीलिए कोई भी मैंशन के अंदर आया ही नहीं था। इनफैक्ट उन लोगों ने कोई भी काम तक स्टार्ट नहीं किया था, ताकि वॉइस से उनके दोनों मास्टर्स जग जाए। सारे सर्वेंट्स बस मैंशन के बाहर का जो भी वर्क है उसे निपटा रहे थे। बाकी जो बचे हुए थे वो भी रेस्ट कर रहे थे। करीबन 10 बजे के आसपास वांगजी की नींद खुलती है। वो देखता है अपने साइड में विंग को, जो अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था। वांगजी को जैसे ही सब कुछ याद आता है वो तुरंत उठ के बैठ जाता है और वो विंग को चेक करने लगता है। विंग भी अब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स करने लगा था। वो उठ जाता है और अपनी आइज़ को ओपन करते ही जैसे ही वो अपने सामने वांगजी का फेस देखता है, वो तुरंत ही वांगजी को बिना सोचे समझे बहुत क्विकली अपने आप से दूर ढकेल देता है और डरते हुए बेड से उठ जाता है और रूम के एक कॉर्नर में जाकर छुपने लगता है। वो वांगजी से अपनी पैनिक वॉइस में कहता है, दूर रहो, पास मत आना। जब विंग ये सब एक्टिविटी कर रहा था तब उसके हाथ से कुछ चीज़ें नीचे गिर चुकी थी, जिनके आवाज़ से वेन्निंग और नी हुसैन भी जग चुके थे। वो भी भागते हुए विंग और वांगजी के रूम की तरफ आते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं, सामने का नज़ारा देखकर वो दोनों भी टोटली शॉक हो चुके थे, क्योंकि विंग वांगजी से डर रहा था और एक कॉर्नर में छुपा हुआ था। वही वांगजी बस विंग को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी लगातार विंग से एक ही बात कह रहा था, विंग शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, मेरे पास आओ। पर विंग वो वांगजी से हद से ज़्यादा डर रहा था। जैसे ही वांगजी देखता है कि रूम का डोर ओपन हुआ है, वो तुरंत डोर की तरफ देखता है और अपनी वरीड आईज से हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है, हुसैन देखो इसे क्या हो गया, ये मेरे पास नहीं आ रहा। जैसे ही विंग वांगजी के मुंह से हुसैन का नाम सुनता है, वो डोर की तरफ देखता है और जैसे ही वो डोर पे हुसैन को देखता है, बिना सोचे समझे हुसैन की तरफ भागने लगता है और हुसैन के पीछे जाकर छुप जाता है और अपनी पैनिक वॉइस में कहता है, ये इससे ज़्यादा विंग कुछ और बोल ही नहीं पा रहा था। हुसैन और वेन्नी दोनों भी उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो लिटरली शिवर कर रहा था और उसके वर्ड्स भी लड़खड़ा रहे थे। जब हुसैन और वेन्निंग देखते हैं कि विंग लगातार वांगजी से ही डर रहा है, वो दोनों भी विंग को वांगजी के रूम से बाहर लाते हैं। पर वांगजी, जो अपने ओमेगा से बेइंतहा प्यार करता था, वो अपने ओमेगा की इतनी खराब सिचुएशन कैसे देख सकता था। वो भी बाहर आने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वेन्निंग अंदर जाता है और वो वांगजी को वही रोक देता है। वही हुसैन विंग को लेकर अपने रूम में आ चुका था। वो विंग को बेड पर बिठाता है और पहले तो उसे पानी देता है पीने के लिए, पर विंग वो इतना ज़्यादा शिवर कर रहा था कि उससे पानी का ग्लास तक ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा था। हुसैन, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी सिर्फ विंग को कंसोल और कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। वही वेन्निंग ने वांगजी को समझा दिया था और वो भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि विंग उससे इतना डर रहा है और उससे दूर जा रहा है। वांगजी सच में अब रोने लगा था। उसने वेन्निंग को टाइटली हग किया और वो बच्चों की तरह रोने लगा।
वेन्निंग जो जानता था वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर अगर विंग की बात आ जाए तो वांग जी एक बच्चा बन जाता है और किसी की भी नहीं सुनता। वो बस वांग जी को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग को हुसैन और वेन्निंग वांग जी को काम डाउन कराते हैं और वो दोनों भी उन दोनों को समझा रहे थे। वांग जी जो काम डाउन हो चुका था वो अभी भी नहीं मानता। वो वेन्निंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे उसे देखना है। वेन्निंग एक डीप ब्रेथ लेता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है पर वो तुमसे डर रहा है। वांग जी बहुत लाउडली लगभग चिल्लाते हुए कहता है पर क्यों वो मुझसे डर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया है वेन्निंग। तुम तो जानते हो ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। बिलीव मी, मैंने उसे कोई हार्म नहीं किया। मैं उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वेन्निंग जिसे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो वांग जी को हग बैक करते हुए कहता है शांत हो जाओ, अभी हमें भी कुछ भी पता नहीं है, डरो मत, हुसैन उसे संभाल रहा है ना, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वांग जी वेन्निंग से दूर होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझे उसे देखना है? वेन्निंग एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहता है वो तुमसे डर रहा है वांग जी, थोड़ा रुक जाओ और सब्र करो। तब वांग जी तुरंत लगभग चिल्लाते हुए कहता है नहीं, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है, दूर से ही सही पर मुझे उसे देखना है। वेन्निंग वांग जी की सिचुएशन समझ सकता था, इसीलिए वो वांग जी से कहता है ठीक है चलो, पर उससे थोड़ी वक्त के लिए दूर रहो, एटलीस्ट तब तक जब तक हमें सच नहीं पता चल जाता। वांग जी नोट करता है और वो भी हुसैन के साथ वेन्निंग के साथ उन दोनों के रूम की तरफ निकल जाता है, मतलब वेन्निंग और नी हुसैन के रूम की तरफ। वही वेन्निंग ने वांग जी को रूम के डोर के बाहर खड़ा कर दिया था और वो खुद भी डोर के पास ही खड़ा था। अंदर नी हुसैन विंग को टोटली काम डाउन कर चुका था, पर विंग अभी भी बहुत डरा हुआ था और वो हुसैन के गले से लगा हुआ था। इनफैक्ट वो हुसैन को छोड़ ही नहीं रहा था। हुसैन ने देख लिया था कि वांग जी और वेन्निंग डोर के पास हैं। वो वांग जी की तरफ देखकर एक अश्योरिंग नोट करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि वांग जी कितना पागल है विंग के लिए। जब विंग थोड़ा और काम डाउन हो जाता है तब हुसैन अपनी जेंटल और सॉफ्ट वॉइस में विंग से पूछता है विंग क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों डर रहे हो? और वो भी वांग जी से? वो तो तुम्हारा अल्फा है और तुम उससे प्यार करते हो। बोलो विंग क्या हुआ? जैसे ही हुसैन वांग जी का नाम लेता है विंग और भी ज़्यादा शिवर करने लगता है। वो हुसैन को और भी टाइटली पकड़ लेता है और कहता है वो वांग जी नहीं है, वांग जी नहीं है। जैसे ही ये बात हुसैन सुनता है वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वांग जी खुद भी शॉक हो चुका था। वही वेन्निंग भी हुसैन विंग की तरफ देखता है और उसे रफ करते हुए कहता है वो वांग जी नहीं है कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो तो वांग जी ही है। तब हुसैन इससे आगे कुछ कह पाता इससे पहले विंग ही कहता है नहीं वो वांग जी नहीं है, वो कोई और है। मैंने देखा है उसे, वो उसका चेहरा वो बहुत खतरनाक है, वो मेरे वांग जी के अंदर है। हुसैन को विंग की ये बहकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो विंग को सिक्योरली होल्ड करते हुए कहता है कौन है तुम्हारे वांग जी के अंदर? वो वांग जी ही है। तब भी जैसे ही विंग हुसैन का ये बात सुनता है लगभग चिल्लाते हुए कहता है, हुसैन को धक्का मार देता है और चिल्लाते हुए कहता है नहीं वो वांग जी नहीं है। मैंने देखा रात को, वो वांग जी नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। उसकी आंखें लाल है और चेहरा वो बहुत खतरनाक। वो वांग जी को कुछ हो गया है। मैंने देखा। मेरा यकीन करो हुसैन विंग की बातों को 1% भी नहीं समझ रहा था। वही वांग जी और वेन्निंग भी उतना ही ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि विंग का ऐसा रिएक्शन पहले तो उन्हें कभी भी देखा ही नहीं था और विंग की ऐसी हालत भी नहीं थी कि वो झूठ बोले। तो क्या सच में विंग ने कुछ देखा भी था? आखिर किस बात से विंग इतना डर गया था कि वो बोलने की तक कंडीशन में नहीं था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.